हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होमवर्क कोचिंग। आई एम श्योर काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है, बट आई मेक श्योर कि अब क्लास कंटिन्यू रहेगी आगे से। ठीक है, तो हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा पिछले के बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए, अभी तक हम लोग वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, जिसमें वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हम लोग नंबर ऑफ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर किया, बीओडी सीओडी के कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए, सीवर के डिजाइन के बारे में बात किया। सीवर के डिजाइन के बाद में फिर आगे हमने पिछली क्लास में खास तौर पे अगर बोला जाए तो डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट स्टार्ट किया था, जिसमें डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट्स में हमने पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा स्टडी किया था वो था सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर्स। तो उसी सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर्स में हम लोग अभी तक तो पहले तो मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं कि मैकेनिज्म क्या था। उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं जोन्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर्स, कि बेसिकली एक रिवर के अंदर वाटर फ्लो करते हुए किस तरीके से ट्रीट करता है खुद को, सेल्फ प्योरीफाई कैसे करता है। तो देखिए, उसके लिए मैकेनिज्म की अगर बात करें तो मैकेनिज्म में हम ऑलरेडी 4 स्टेप्स पढ़ चुके हैं। पहला स्टेप जो अगर मेरे पास में था, अगर मैं वापस से मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट को ही लेके चलता हूं, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते थे वहां पे डाइल्यूशन डिस्पर्शन के बारे में। लास्ट क्लास में बात किया था हमने। ठीक, डाइल्यूशन डिस्पर्शन के बाद में जो सेकंड था मेरे पास में, सेकंड था हमारे पास में सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद में फोटोसिंथेसिस या सनलाइट था, और सनलाइट के बाद में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। राइट, तो ये 4 स्टेप्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे थे, जिन चारों स्टेप्स के थ्रू हम लोगों ने बेसिकली रिवर के मैकेनिज्म को पढ़ा था, सेल्फ प्योरिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ रिवर्स। अब उसमें ही अगला है हमारे पास जोन ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर्स, कि जब भी पानी फ्लो करता है रिवर के साथ, जब हम लोग वेस्ट वाटर को मिलाते हैं तो किस तरीके से जोन्स की फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से फिजिकली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक ग्राफिकल फॉर्मेशन मेंशन किया आपके पास में। ये जो ग्राफ है, इसमें वाई एक्सिस में हमने डीओ मेंशन किया है, जिसमें ये मैक्सिमम डीओ जो कि वाटर के अंदर 10 ppm तक हो सकता है रिवर वाटर में, और मिनिमम डीओ की अगर बात करें तो मिनिमम डीओ आपको भी पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि सस्टेन कराने के लिए एक्वेटिक लाइफ को मिनिमम डीओ की वैल्यू हमारे पास में एग्जिस्ट करती है 4 ppm की। ठीक है, तो अब उनके बेसिस पे हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे डिस्टेंस भी हो सकता है और टाइम भी हो सकता है। राइट, पहले इस ग्राफ को समझने की कोशिश करो। देखो, ये कॉन्सेप्ट जो है, इस कॉन्सेप्ट में से आगे मैं बताऊंगा कि हमारे जेईई लेवल के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, बेसिकली क्वेश्चन किस टाइप का ओरिजिनेट होगा। ठीक, तो पहले एक बार इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट, जो जोन्स यहाँ पे बन रहे हैं, इन जोन्स की अगर नेम्स की बात की जाए, जो फर्स्ट जोन है जोन 1, दिस इज नोन एज जोन ऑफ क्लियर वाटर, जोन ऑफ क्लियर वाटर। फिर आता है जोन 2, दैट इज जोन ऑफ डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन। फिर है जोन 3, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, एक्टिव डिकम्पोजिशन। और उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में जोन 4, जिस जोन 4 को हमने नाम दिया जोन ऑफ रिकवरी। तो जोन ऑफ क्लियर वाटर, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन एंड जोन ऑफ रिकवरी, इन चारों के बारे में वन बाय वन हम लोग अब बात करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में जब आप ये बोल सकते हो कि डिस्टेंस जब 0 था, दैट मींस जब जो हमने वेस्ट वाटर को ऐड नहीं किया था, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, पानी के अंदर डीओ ऑलमोस्ट मैक्सिमम था इसी रीच पे। ठीक, उसके बाद में आपने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे पास में यहां से रिवर फ्लो कर रही है। राइट, आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट से अपना इंडस्ट्रीज का या जो भी है अपना एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से अपने वेस्ट वाटर को इसके अंदर डाल दिया। तो जब आप लोग इसके अंदर वेस्ट वाटर को डालते हैं, पानी के साथ में वेस्ट वाटर को मिक्स करते हैं, तो अपने पास में टोटल 4 स्टेप्स एग्जिस्ट करेंगे। उसमें पहला स्टेप होगा डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन। वो जो डाइल्यूशन डिस्पर्जन है, मैंने आपको बताया था कि इसमें वाटर कभी भी केमिकली रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ में, और जब भी वाटर केमिकली ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा तो उस कंडीशन में जो डीओ वैल्यू है वो तो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। ठीक है, आपने इस जोन में, जो फर्स्ट जोन है, इस फर्स्ट जोन में कहीं ना कहीं इधर उधर कहीं पे कैसे भी करके अपना पानी को, हमने वेस्ट वाटर को इसके अंदर ऐड कर दिया।
तो वेस्ट वाटर जब ऐड होगा तो कुछ डिस्टेंस तक, कुछ दूरी तक ये हमें अलग से ही दिखेगा, ये पानी के साथ मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो उस टाइप के पार्ट को हम लोग नाम देते हैं जोन ऑफ क्लियर वाटर, कि यहाँ पे तो अभी क्लियर वाटर ही एग्जिस्ट कर रहा है। फिर धीरे धीरे हालांकि ये डिस्टेंस और ये टाइम काफी कम होगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, तो यही डीओ जो था यहाँ पे, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन था, ये वेस्ट वाटर के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा। और वेस्ट वाटर से रिएक्ट करने के बाद में, मतलब बेसिकली आप ये बोल सकते हो, वेस्ट वाटर क्या करेगा, जो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन था उसको गेन करके डिकम्पोज करना स्टार्ट करेगा और डीओ वैल्यू रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब जोन ऑफ क्लियर वाटर की अगर बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल वाटर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पानी का कलर बिल्कुल लाइटली टर्बिड हो सकता है, लाइट डार्क हो सकता है। ठीक है, और डीओ की वैल्यू यहाँ पे होती है मैक्सिमम। जैसे ही जोन 2 में आता है, जैसे ही जोन 2 में एंटर करेगा, जो डीओ है वो रैपिडली डिक्रीज करेगा। तो रैपिडली डिक्रीज करने का मतलब पहले था 10, कितना हो गया, घट के 4, तो डिक्रीज कितना हुआ, 60% का। तो ये बोलता है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का 60% का डिप्लेशन एग्जिस्ट करता है जोन 2 में। मतलब जोन ऑफ डिग्रेडेशन में 60% ऑफ डीओ वैल्यू जो है वो डिग्रेड हो जाएगी, गिर जाएगी, डिप्लेट हो जाएगी। ठीक, अब इस कंडीशन में पानी का जो कलर है वो हो जाएगा डार्क एंड टर्बिड। ठीक है, जितनी एक्वेटिक लाइफ है वो एक्वेटिक लाइफ भी धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, प्लांट्स भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, और एल्गी की ग्रोथ जो हो जाती है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। एल्गी, काई, जो भी हम लोग बोलते हैं, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। अब आगे फिर क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में अभी भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट थी, यही इंप्योरिटीज ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है ताकि ये डिकम्पोज हो जाए। तो कॉन्टिन्यूसली जो डीओ है वो 4 ppm से भी नीचे गिर जाएगा। तो जब डीओ आपका 4 ppm से भी नीचे गया, राइट, और ये 0 तक भी जा सकता है, जरूरी नहीं यहां तक हो, जब ये नीचे जाता है तो यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे इस जोन में, खासतौर पे जोन 3 में अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे नो एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट, कोई भी एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। जितने भी अपने प्लांट्स हैं, आप नॉट प्लांट्स बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि एक्वेटिक लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है एल्गी प्रेजेंट हो, पानी का कलर हाईली डार्क एंड वेरी हाईली टर्बिड। ठीक है, बिल्कुल डार्क और टर्बिड हो जाएगा पानी, मैक्सिमम टर्बिडिटी एग्जिस्ट करेगी। और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते, ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते डीओ कंप्लीटली डिप्लेट हो गया, खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब इसके बाद में आगे बढ़ने के टाइम पे अब डीओ फिर कॉन्टिन्यूसली हम लोग बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो डीओ अब क्यों बढ़ाएंगे, डीओ की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली हम लोग यहाँ पे अब डीओ इसलिए इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, बेसिकली हम नहीं करना स्टार्ट करते। अब यहां तक तो इंप्योरिटी सारी की सारी स्टेबलाइज हो गई, राइट। अब कई बार क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, साथ में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो कॉन्टिन्यूसली जब सारी इंप्योरिटीज खत्म हो जाएंगी तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये वापस से इसी 4 ppm पे पहुंच गया। तो जो थर्ड जोन है ना अपने पास में, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। ठीक है, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बता दिए। यहाँ पे मैक्सिमम कितना डीओ का डिक्रीज हो सकता है, 40%, 40% डिप्लेशन ऑफ डीओ एग्जिस्ट कर सकता है। फिर उसके बाद में जोन 4, अब जोन 4 में एक्टिवली राइज करेगा डीओ, और एक्टिवली जब डीओ राइज करता है, जैसे जैसे एक्टिवली अपना डीओ जो है जोन 4 के अंदर राइज करना स्टार्ट करेगा, इस जोन को हम लोग नाम दे देते हैं जोन ऑफ रिकवरी। ठीक, यहां पे भी इस पानी की प्रॉपर्टी जोन 4 की और वाटर प्रॉपर्टी जोन 2 की ऑलमोस्ट सेम होगी। मतलब आप ये बोल सकते हो 90% तो डेफिनेटली सेम होने ही वाली है। सिर्फ यहां पे डिफरेंस सॉरी यहाँ पे बाकी ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड जोन और फोर्थ जोन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास में जो भी अपने पास में यहाँ पे बस डीओ वैल्यू डिक्रीज करेगी और यहाँ पे डीओ वैल्यू अपनी इंक्रीज करेगी, बस बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें, सारी प्रॉपर्टीज दोनों की सेम रहेंगी। और फिर वापस से वाटर ने अपना मैक्सिमम डीओ को कंटेन कर लिया और पानी जो है अपना फ्लो होता रहेगा। अब जैसे रिवर है ना अपना, तो इस रिवर में क्या होगा, पहले आया जोन ऑफ क्लियर वाटर, ठीक है, जोन ऑफ क्लियर वाटर, फिर आया जोन ऑफ डिग्रेडेशन, फिर आया जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, फिर जोन ऑफ रिकवरी, फिर क्लियर वाटर नॉर्मली फ्लो करता रहेगा। और पानी जितना भी ट्रीट होना था, मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी, वो सारा का सारा पानी ट्रीट हो गया है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअल में इसका, राइट। अब क्वेश्चन
एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बेटा, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो वैसे तो अगर मैं बात करता हूँ बिल्कुल अपने एडवांस लेवल गेट लेवल ईएस लेवल, तो वहां तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, डेफिशिएंट, ऑक्सीजन डेफिशिएंट और क्रिटिकल टाइम, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बट जेई लेवल पे अपने को थ्योरी कवर करनी है यहाँ पे, राइट। तो इसको ध्यान से सुनो एक बारी दोबारा से आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूँ, फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक। आप लिखना चाहो तो इसके पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट्स आप लिख भी सकते हो। स्टार्टिंग में जोन 1 में अपना जोन ऑफ क्लियर वाटर है जिसमें डीओ की वैल्यू ऑलमोस्ट मैक्सिमम। फिर जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस, डीओ डिक्रीज होगा। सेकंड जोन में कितना डीओ डिक्रीज होगा? 60% डीओ डिक्रीज हो जाएगा, 60% डिप्लेशन ऑफ डीओ एग्जिस्ट करेगा। मैक्सिमम टर्बिडिटी होगी, मैक्सिमम टर्बिडिटी के साथ मैक्सिमम एक्वेटिक लाइफ का डिस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ का, ठीक है। और वाटर का जो कलर रहेगा वो डार्क एंड टर्बिड होगा। जोन 3 में अगर बात करें तो पहले डीओ घटेगा फिर डीओ बढ़ेगा। कितना चेंज आएगा? 40% डीओ का मैक्सिमम चेंज यहाँ पे पॉसिबल है। एक्वेटिक लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा एक्वेटिक लाइफ के नाम पे, और इसी के साथ में पानी का कलर वेरी हाई डार्क एंड टर्बिड। फोर्थ जोन में 60% राइज ऑफ डीओ एग्जिस्ट करेगा, और 60% राइज ऑफ डीओ के साथ में आगे अगर रिलेट करते हैं तो जो प्रॉपर्टीज इसकी थी, मैंने बताया पानी का कलर डार्क एंड टर्बिड, तो यहाँ पे भी पानी का कलर डार्क एंड टर्बिड। मैंने यहाँ पे बताया कि एक्वेटिक लाइफ का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी बहुत ज्यादा एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, थोड़ी बहुत एल्गी यहाँ एग्जिस्ट करती है, तो वो एल्गी यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर सकती है। फिर अपने पास में जोन ऑफ क्लियर वाटर। अब पेपर में क्वेश्चन यहां से कैसे आता है? यहां से पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और खास तौर पे अगर मैं आपको बताऊं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, उसमें बहुत मजे की बात यह है कि चारों जोन का अरेंजमेंट आता है, फर्स्ट से लास्ट जोन तक अरेंज करना बताओ कि कैसे हम लोग अरेंज करेंगे। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ zone of pollution in river takes place, या which of the following is the correct sequence for occurrence of zone of pollution in river। जो हमारे पास में एक ऑप्शन जो रहेगा, मैं सिर्फ 2 ही ऑप्शन दूंगा, उसके हिसाब से आंसर देना है। एक ऑप्शन है जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। ये नाम लिखे होंगे पेपर में क्वेश्चन में इन जोन्स के कि कौन सा जोन क्या है, या फिर सीधा आपको ऐसे लिखा मिलेगा ABCD, तो ठीक है। तो एक ऑप्शन ABCD बन गया, दूसरा बना अपने पास में जो सेकंड ऑप्शन है वो है जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 1। बताओ, 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें 2 ऑप्शन हो, सिर्फ मेरे पास में ही है। इसका आंसर क्या होगा सोचो। ऑब्वियसली इसका आंसर इधर से अगर देखते हैं हम लोग, तो इधर से देखेंगे तो डेफिनेटली 1 2 3 4, लेकिन ये भी तो ठीक है 2 3 4 1। अब क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा गलती होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, पेपर के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। इसको नोट बना के जरूर लिखना। पूरी इसकी प्रॉपर्टी नहीं भी पढ़ोगे काम चल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट अगर नहीं पढ़ा तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि काम चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। देखो इस पॉइंट को एक बार समझ सकते हैं हम लोग। देखो जोन ऑफ क्लियर वाटर नो डाउट यहां पे भी है, और जोन ऑफ क्लियर वाटर नो डाउट यहां पे भी है, लेकिन जो हमारा मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म तो एक्चुअल में सेकंड जोन से स्टार्ट होगा ना। जो डाइल्यूशन डिस्पर्जन एग्जिस्ट हुआ था, उस डाइल्यूशन डिस्पर्जन के बेसिस पे जो डीओ वैल्यू का रिडक्शन है वो कहां से स्टार्ट हुआ? इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो जिसकी वजह से हम लोग हमेशा मान के चलते हैं कि जोन ऑफ डिग्रेडेशन पहले आएगा, उसके बाद में जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन आएगा, फिर जोन ऑफ रिकवरी आएगा, और फिर जोन ऑफ क्लियर वाटर आएगा। कई बार एक बार ऐसा भी हो चुका है एग्जाम में कि ये ग्राफ दिया हुआ था और इस ग्राफ को पहचानना था, जिसमें ऑप्शन में ये वाला ग्राफ दिया हुआ था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। जोन 2, 3, 4 एंड 1, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ध्यान रखना है, इसमें गलती बिल्कुल भी किसी भी लेवल पे कोई भी गलती की गुंजाइश यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये तो हो गया देखो अपने पास जोन ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर। अब जो नेक्स्ट हमारे पास में रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट जो पॉइंट मेरे पास में रहेगा यहाँ पे वो रहेगा डिस्पोजल इन लेक्स। देखो मैंने पहले भी बताया था क्रिटिकल टाइम, क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिशिएट, क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिशिएट, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ गेट में आते हैं, ठीक है। और ईएस में भी हालांकि बहुत कम चांसेस हैं इस तरीके से आ जाए न्यूमेरिकल, बट उसमें भी आया तो मेंस में आएगा, लेकिन जेई लेवल पे कभी क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं आता जेई में। नेक्स्ट इज डिस्पोजल इन लेक्स। देखो लेक्स में अगर बात करें तो लेक्स में जनरली पानी कैसे एग्जिस्ट करता है, झील में या तालाब में अगर बात करें तो लेक या फिर पोंड में जो वाटर एग्जिस्ट करता है ये होता है स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब है स्टेशनरी, एक कॉन्टिन्यूसली खड़ा रहेगा पानी, ये पानी फ्लो नहीं कर सकता, बह नहीं सकता। तो ये जो है ना अपना डिस्पोजल इन लेक्स, ये उससे डील करता है। अब कैसे समझा, इसको समझते हैं कि कैसे एग्जिस्ट करता है। देखो एक लेक है अपने पास में, ये हो गया अपने पास में स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। अब स्टैग्नेंट वाटर के बेसिस पे यहाँ पे आ गई हमारे पास में दो लेयर्स, ऐसा कुछ बनेगा। जो एक लेयर होती है नीचे वाली जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोलिमिनियन लेयर, राइट। ऊपर वाली जो लेयर है इस लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिलिमिनियन लेयर। एपिलिमिनियन लेयर, और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक ये वाली जो लेयर एग्जिस्ट करती है मिनिमम थिकनेस की, इसको हम लोग थर्मोक्लाइन या फिर मेटाक्लाइन लेयर भी बोलते हैं। थर्मोक्लाइन लेयर, मैकेनिज्म समझ लो, लिखने की ये सब जरूरत नहीं है। लिखने के एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो पॉइंट्स हैं वो मैं अभी आपको सारे समझा दूंगा, इसका बस वहां पे यूज होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक लेक को कंसिडर किया। लेक में नॉर्मली क्या होता है, अब क्योंकि समर सीजन और ये लेयर्स की फॉर्मेशन सिर्फ समर सीजन में एग्जिस्ट करती है, अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझाऊंगा इसको। समर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण से ऊपर वाला जो पानी होगा ये गर्म हो जाएगा जल्दी, हायर टेम्परेचर, नीचे वाले का टेम्परेचर लो होगा, ठीक है। तो इस कारण से जितना अपना पूरा का पूरा जो पानी है ये पूरा पानी अपना 3 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, नॉट डिस्ट्रीब्यूट। अब जो डिवीजन एग्जिस्ट करता है ऊपर वाली जो लेयर होगी और नीचे वाली लेयर के बीच में, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाओगे बीच में एक छोटी सी एक लेयर में, एक नेग्लिजिबल थिकनेस की लेयर में एक टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है। ग्रेडियंट का मतलब है चेंज। तो वो टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करने के, जिस लेयर में टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा उस लेयर को हम लोग नाम देते हैं थर्मोक्लाइन लेयर, ठीक है। तो जिस भी लेयर में टेम्परेचर का ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है उस लेयर को हम लोग नाम देते हैं थर्मोक्लाइन लेयर, और उसके बेसिस पे हम लोग एपिलिमिनियन, थर्मोक्लाइन और हाइपोलिमिनियन लेयर्स को डिफाइन करते हैं। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ समर सीजन में एग्जिस्ट करती है। जैसे जैसे विंटर सीजन आती जाएंगी टेम्परेचर घटता जाएगा, तो टेम्परेचर घटने के कारण से एपिलिमिनियन लेयर का टेम्परेचर घट गया। अब एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जिसमें शायद दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए, तो जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा तो थर्मोक्लाइन लेयर में जो टेम्परेचर का ग्रेडियंट बनता था, जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो जीरो, और थर्मोक्लाइन लेयर ब्रेक हो जाएगी। जैसे ही ब्रेक हुई ये पूरा जो पानी है ये एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाता है, राइट। इस तरीके की फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। अब देखो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो इसका प्रैक्टिकल बहुत कॉमन एग्जांपल है, सबने ऑब्जर्व किया है, स्विमिंग पूल्स। गर्मी में जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं ऊपर वाला पानी ठंडा लगता है और हमारी बॉडी को नीचे की साइड में खासतौर पे पाँव के आसपास में या जो आपकी लेग्स होती हैं उसके आसपास में ऑब्जर्व करते हैं कि पानी ठंडा है। ऊपर पानी ऊपर वाली बॉडी को गर्म लगता है, नीचे वाली बॉडी को ठंडा लगता है, वो ये लेयर्स की फॉर्मेशन है। It is due to the formation of these epiliminion, hypoliminion and thermocline layer, ठीक है। तो ये लेयर्स की फॉर्मेशन समर सीजन में एग्जिस्ट करती हैं और इसी मैकेनिज्म के बेसिस पे हम लोग मानते हैं कि लेक्स में जब भी डिस्पोजल एग्जिस्ट करेगा, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेक्स में जब भी डिस्पोजल एग्जिस्ट करेगा तो डिस्पोजल हमेशा हमेशा हम लोग समर सीजन में करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अब लेक्स में डिस्पोजल के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट टर्म इज नोन एज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से पेपर के अंदर क्वेश्चंस आ सकता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक्स, ये बोलता है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक्स का मतलब क्या है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है लेक्स के अंदर ग्रोथ ऑफ एल्गी।
एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फिनोमिना जिस फिनोमिना में हम लोग एल्गी की ग्रोथ को लेक के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं, मान के चलते हैं, वो प्रोडक्टिविटी को इंडिकेट करता है। तो प्रोडक्टिविटी को अगर डिफाइन करते हैं तो हम लोग लिखेंगे द प्रॉपर्टी which promote the property of lake which promote the growth of algae which promotes the growth of algae in it is known as productivity of lake, is known as productivity of lake। तो वो प्रॉपर्टी एक लेक की जो ग्रोथ ऑफ एल्गी को प्रमोट करती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक। तो अब प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक के बेसिस पे जो हमारे पास में प्रोडक्टिविटी टर्म है, इसके बेसिस पे हम लोग लेक्स को बांटते हैं 3 पार्ट्स में। ठीक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो पहले जो लेक है, इसको नाम दिया जाता है ओलिगोट्रॉफिक लेक्स। ओलिगोट्रॉफिक लेक्स, ठीक। इसके अलावा जो दूसरी मेरे पास आती है, यहां लिख रहा हूं मैं, जो सेकंड मेरे पास आती है, दैट इज नोन एज मीसोट्रॉफिक लेक्स, राइट। एंड थर्ड वन इज यूट्रोफिक लेक। आई एम श्योर सबने नाम सुना होगा यूट्रोफिकेशन प्रोसेस, तो ये वही यूट्रोफिकेशन प्रोसेस से ही रिलेट करते हैं, यूट्रोफिक लेक। इससे शुरुआत करते हैं ओलिगोट्रॉफिक से। मैंने बताया कि हमारे पास में जो लेक की फॉर्मेशन होती है, लेक में लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, वो ऐसे था, ठीक है। ये बोलता है, ध्यान से सुनिए, वो लेक जिसमें सनलाइट बिल्कुल बॉटम तक पेनिट्रेट कर जाएगी, लेक के मतलब जो अपनी लेयर थी, नीचे वाली लेयर, उसके बिल्कुल बेस तक पहुंच जाएगी, उस टाइप की लेक को हम लोग नाम क्या देंगे? ओलिगोट्रॉफिक लेक्स। तो ओलिगोट्रॉफिक लेक्स में द लेक्स in which sunlight can penetrate up to bottom of the lake. Lakes in which sunlight can penetrate up to bottom of the lake is known as oligotrophic lakes. ठीक, अब ऐसे ही अगर मैं अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं, ये तो हो गया एक पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट इसी में ये बोलता है कि जो ओलिगोट्रॉफिक लेक है, देखो जब ये पूरी डेप्थ तक सनलाइट आ सकती है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शंस कौन सी होंगी? एरोबिक रिएक्शंस, क्योंकि जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस के सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस कंडक्ट करेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, और वो ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो सारी की सारी रिएक्शंस कैसी हो जाएंगी? एरोबिक रिएक्शंस। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो रिएक्शंस होती हैं, एरोबिक रिएक्शंस, एरोबिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस। एरोबिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस। और एरोबिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, क्योंकि सनलाइट बिल्कुल बॉटम तक पहुंच जाएगी, ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सनलाइट अगर बिल्कुल बॉटम तक पहुंच जाएगी तो जितनी भी एल्गी बन रही थी, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, ऑर्गेनिक मैटर था, सारा का सारा डिकम्पोज हो जाएगा। और सारा डिकम्पोज होने के कारण से ये जो लेक्स हैं, इसके अंदर कोई इंप्योरिटी बचेगी नहीं है, तो सारी इंप्योरिटीज रिमूव कर देगी। इस कारण से हम लोग इन लेक्स को बोलते हैं दीज आर द बेस्ट लेक्स। Best lakes for disposal of waste water, right? अब आते हैं मीसोट्रॉफिक लेक पे। मैंने बताया ओलिगोट्रॉफिक लेक में सनलाइट कहां तक पेनिट्रेट हो सकती है? बॉटम तक। मीसोट्रॉफिक लेक बोलता है सनलाइट बॉटम तक नहीं आ सकती, सनलाइट मिडल तक आ सकती है। मतलब
थर्मोक्लाइन लेयर तक। तो मेसोट्रॉफिक लेक में द लेक्स इन विच sunlight can penetrate up to center layer of the lake is known as mesotrophic lake। ठीक है, उसके बाद में मेसोट्रॉफिक लेक के बाद में अगर मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं, अब देखो सनलाइट सेंटर तक आएगी तो यहाँ पे रिएक्शंस कैसे होंगे, ऊपर की साइड में एरोबिक, नीचे की साइड में एनारोबिक। तो एरोबिक एंड एनारोबिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ठीक, फिर यूट्रोफिक लेक्स। तो यूट्रोफिक लेक्स कौन सी हैं? वो लेक्स जिसमें सनलाइट सेंटर तक पेनिट्रेट नहीं कर सकता, जिसमें सनलाइट बिल्कुल टॉप तक ही रह सकता है, बिल्कुल टॉप लेयर तक ही रह जाएगा, बिल्कुल भी पेनिट्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। द लेक्स इन विच सनलाइट cannot penetrate into the layers of lake। तो वो लेक जिसमें सनलाइट इसके लेयर्स में पेनिट्रेट नहीं कर सकती, उन लेक्स को हम लोग नाम देते हैं यूट्रोफिक लेक्स। तो अगर यूट्रोफिक लेक्स है तो इसमें कौन से रिएक्शंस एग्जिस्ट करेंगे? देखो सनलाइट आई नहीं, ऊपर तक ही रह गई, तो इसका मतलब कैसी रिएक्शंस होंगी? इसके अंदर कंप्लीटली एनारोबिक रिएक्शंस एग्जिस्ट करती हैं, स्ट्रिक्टली एनारोबिक रिएक्शंस, और जिसके कारण से यूट्रोफिक लेक्स को हम लोग वर्स्ट लेक बोलते हैं। दीज आर दी वर्स्ट लेक्स फॉर डिस्पोजल। वर्स्ट लेक्स फॉर डिस्पोजल। ठीक है, अब आगे अगर बढ़ते हैं तो इसी में यूट्रोफिक लेक में ही अगला जो पॉइंट है मेरे पास में, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यूट्रोफिकेशन प्रोसेस। यूट्रोफिकेशन प्रोसेस ये बोलते हैं वो प्रोसेस जिससे एल्गी की ग्रोथ प्रमोट होती है एक लेक के अंदर। वो प्रोसेस जो एल्गी की ग्रोथ को प्रमोट करेगा उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन प्रोसेस। एक पॉइंट, ठीक है। प्रॉपर्टी, प्रोडक्टिविटी, प्रोसेस, यूट्रोफिकेशन। दूसरा क्या है, देखो ओलिगोट्रॉफिक लेक थी, जब आप कॉन्टिन्यूसली उस पर वेस्ट वाटर डालते जाओगे तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यूट्रोफिक में। तो उस प्रोसेस को भी नाम क्या देते हैं, यूट्रोफिकेशन प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जो ओलिगोट्रॉफिक लेक को टाइम के साथ में किस में कन्वर्ट करता है, यूट्रोफिक लेक में कन्वर्ट करता है, ग्रोथ ऑफ एल्गी की वजह से। उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं यूट्रोफिकेशन प्रोसेस। तो डेफिनेशन से, ऑब्वियसली डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। The process in which oligotrophic lakes are converted into eutrophic lakes. The process in which oligotrophic lakes are converted into eutrophic lakes due to growth of algae is known as eutrophication process। यहां से eutrophication process से ये दो पॉइंट्स जो आगे बताऊंगा, ये दोनों पॉइंट्स बड़े काम के पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है कि यूट्रोफिकेशन प्रोसेस किसकी वजह से होता है, दैट मींस कौन कौन से रीजंस हैं, कौन से कॉजेज हैं जो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। तो इट इज ड्यू टू कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये चार हैं रिस्पॉन्सिबल
यूट्रोफिकेशन के लिए, और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है फॉस्फोरस। वैसे तो चारों में ऑप्शंस में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही आता है, 4 एलिमेंट्स दिए होते हैं, इनमें से कोई एक ही होता है। तो देखो ध्यान रखना, वैसे तो चारों में से कोई एक ही ऑप्शन मिलता है। मान लो इनके चारों ऑप्शन दिए हैं और आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा, तो आप फॉस्फोरस को हमेशा, यहाँ पे फॉस्फोरस जो रहेगा ये, इसको हमेशा आपको प्रेफर करना है, राइट। ये हो गया। अब आगे बोलता है कि मान लो मैं इस प्रोसेस को रोकना चाहता हूं, या मैं दूसरे तरीके से अगर मैं बोलूं इसी पॉइंट को, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये जो यूट्रोफिक लेक है मैं इसको ओलिगोट्रॉफिक लेक में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल्गी की ग्रोथ को रोकना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था जब हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था ड्रिंकिंग वाटर का, रॉ वाटर का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें एल्गी की ग्रोथ को रोकने के लिए, एल्गी की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हम पानी में एक केमिकल मिलाते थे, जिस केमिकल का नाम था कॉपर सल्फेट। तो उसके थ्रू कॉपर सल्फेट और लाइम का मिक्सचर जब हम ऐड करते हैं तो उसके एडिशन की वजह से हम लोग यूट्रोफिकेशन प्रोसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर पॉइंट लिखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस प्रोसेस कैन बी रिड्यूस्ड, this process can be reduced by addition of lime and copper sulfate. Addition of lime and कॉपर सल्फेट, ये बनेगा अपने पास में यूट्रोफिकेशन। अब देखो मैंने बताया यहाँ पे आपको कि लेक्स हमारी टोटल 3 थी, मेसोट्रॉफिक, यूट्रोफिक, और इससे जो पहले जो थी हमारे पास में फर्स्ट वाली, उस लेक को हमने नाम क्या दिया था, उस लेक को हमने नाम दिया था ओलिगोट्रॉफिक। ठीक है, तो इसके अलावा एक टाइप की और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसेंट लेक। सेंसेंट लेक ये वो लेक है, सुनिए इसे, ये वो लेक है जो आज के टाइम पे मार्शी लैंड में कन्वर्ट हो चुकी है। मतलब पहले एक लेक होती थी, इस तरीके की लेक थी, ठीक है, इस लेक में एल्गी आती गई, हम लोग जितना अपना वेस्ट था उसको डालते गए, ये यूट्रोफिक से किस में कन्वर्ट होती गई, ओलिगोट्रॉफिक में। और ओलिगोट्रॉफिक में कन्वर्ट होने के बाद में आज के टाइम पे क्या हुआ, आज के टाइम पे ये एक मार्शी लैंड में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके अंदर अब पानी है ही नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कीचड़ है, काई है, एल्गी है। तो इस टाइप की जो लेक है, इस टाइप की लेक को हम लोग नाम देते हैं सेंसेंट लेक। तो द लेक्स which are converted into marshy land ठीक है, आर नोन एज सेंसेंट लेक। ये लेक्स कभी किसी जमाने में शायद ओलिगोट्रॉफिक हुआ करती थी, ठीक है, फिर इसमें धीरे धीरे यूट्रोफिकेशन प्रोसेस की वजह से ये किसमें कन्वर्ट हुई, यूट्रोफिक लेक्स में। और यूट्रोफिक लेक्स के बाद भी इसके अंदर जब वेस्ट वाटर और ज्यादा ऐड हुआ तो ये सूख गई सारी की सारी और ये कन्वर्ट हो गई मार्शी लैंड में। ठीक है, तो इस टाइप की लेक्स को हम लोग नाम देते हैं सेंसेंट लेक। आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट है मेरे पास में, डिस्पोजल इन रिवर हमने पढ़ा, डिस्पोजल इन लेक हमने पढ़ा, नेक्स्ट इज डिस्पोजल इन सी। इसमें ज्यादा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 1-2 पॉइंट्स हैं बस, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। डिस्पोजल इन सी। अब देखो सी वाटर में हमें पता है डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होने के कारण से जो डीओ वैल्यू है सी की ये कम होती है। तो डीओ वैल्यू ऑफ sea water is less than DO value of fresh water. DO value of sea water is less than DO value of fresh water. ठीक है, दूसरे पॉइंट पे मैं बताता हूं आपको। दूसरा पॉइंट इसमें ये इंडिकेट करता है, लेकिन सी वाटर में डाइल्यूशन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि पानी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से अगर मुझे सी में डिस्पोज करना होगा तो सी में हम लोग डिस्पोज कैसे करते हैं, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस और डेप्थ पे। मतलब जो हमारा सी शोर है, जो किनारा है, जो बीच है, ऐसा नहीं है कि जो वेस्ट वाटर डंप करना है यहीं डाल दो। जो ट्रीटमेंट प्लांट, देखो अब ऐसी सिटीज जो बिल्कुल
सी के किनारे पे है, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई, ठीक है, तो वहां पे हम लोग इस तरीके का ऑप्शन ले सकते हैं। अब वहां पे अगर कोई ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा तो वो ट्रीटमेंट प्लांट क्या करेगा, वो ट्रीटमेंट प्लांट अपने पाइप को लेके जाएगा अंदर की तरफ, मतलब 8-10 किलोमीटर वो अंदर लेके जाएगा सी के अंदर, ठीक है, 2-3 मीटर नीचे ले जाके वो डंप करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि अगर देखो सरफेस पे डंप कर दिया, पास में डंप कर दिया, सी के अंदर क्या होता है, हमेशा टाइड्स आते रहते हैं, तो वो टाइड्स आने के कारण से, वेव्स आने के कारण से जितना वेस्ट वाटर है उस सारे वेस्ट वाटर की इंप्योरिटीज हो सकता है वापस से फ्लो करके लैंड पे आ जाए और लैंड को फिर वो नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दे, गंदा करना स्टार्ट कर दे, ठीक। तो इस कारण से हम लोग लिखते हैं इसके अंदर कि जो सी में जो डिस्पोजल होगा, डिस्पोजल इन सी takes place at a suitable distance and depth from seashore। तो डिस्पोजल इन सी जब भी एग्जिस्ट करेगा, ये हमेशा कैसे एग्जिस्ट करता है, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है एक सूटेबल डिस्टेंस पे और डेप्थ पे फ्रॉम सी शोर, ठीक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट है मेरे पास में, दैट इज डिस्पोजल इन लैंड। अब लैंड पे डिस्पोजल कैसे होता है, तो लैंड पे हम लोग डिस्पोजल को लिखते हैं दो पार्ट्स में। जो पहला है मेरे पास में, ध्यान से सुनिएगा, जो पहला है मेरे पास में दैट इज नोन एज सीवेज फार्मिंग। सीवेज फार्मिंग। और जो सेकंड है मेरे पास में, सेकंड हम लोग लिखते हैं इसके अंदर एफ्लुएंट इरिगेशन। एफ्लुएंट इरिगेशन। अब सीवेज फार्मिंग क्या बोलता है, देखो सीवेज फार्मिंग क्या इंडिकेट करता है, दोनों में ही आपने क्या करना है, लैंड पे वेस्ट वाटर को अप्लाई करना है। लैंड पे वेस्ट वाटर को अप्लाई करने के लिए जो पहली कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि जब किसी सिटी के आसपास में कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है, वाटर का सोर्स, तो हम लोग यूज करते हैं। हमारी जो सॉइल है वो ज्यादा फर्टाइल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सॉरी ज्यादा परमिएबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा परमिएबल हुई तो वो डेफिनेटली फिर क्या करेगी, उसके अंदर से जो पानी है वो धीरे 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 नीचे वाटर टेबल में भी पहुंच सकता है और वेस्ट वाटर पॉल्यूट हो सकता है, ठीक। तो उस कंडीशन में अब सीवेज फार्मिंग और एफ्लुएंट इरिगेशन ये बोलता है, देखो दोनों में ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो एक लैंड सेलेक्ट की, इस लैंड पे यही है, मान लो जिस रूम में आप बैठे हो वही लैंड है, इस लैंड में हमने वेस्ट वाटर को डंप कर दिया, तो अब वेस्ट वाटर धीरे 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 डिकम्पोज होता जाएगा और इनडायरेक्टली, अब कई बार क्या होता है ऐसा कि हम लोग फार्मिंग के टाइम पे, मतलब प्लांट्स की ग्रोथ के टाइम पे जो खेत होते हैं वहां पे हम लोग अपने वेस्ट वाटर को अप्लाई करा देते हैं, राइट। तो वो इनसे डील करता है। ये बोलते हैं देखो फार्मिंग, फार्मिंग मींस खेती। ये बोलते हैं कि जब क्रॉप का प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, सीवेज का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सीवेज की एप्लीकेशन कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, तो इस टर्म को नाम क्या दिया जाएगा, सीवेज फार्मिंग। ये इंपॉर्टेंस पे है पूरा। ये क्या बोलता है एफ्लुएंट इरिगेशन, ये इसका उल्टा है, ये बोलता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट सीवेज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डजंट मैटर कि क्रॉप का प्रोडक्शन हो या ना हो, तो इसको नाम क्या दिया जाएगा फिर, एफ्लुएंट इरिगेशन, ठीक है। यहां पे अगर लिखा जाए तो यहां पे पहले वाले में जो डिफरेंस है वो है क्रॉप प्रोडक्शन इज मेन कंसर्न। जरूरी है क्रॉप का प्रोडक्शन, सीवेज डिस्पोजल जरूरी नहीं है। एफ्लुएंट इरिगेशन में है सीवेज डिस्पोजल इज मेन कंसर्न, ठीक है। तो उसको हम लोग नाम क्या देते हैं फिर, उसको हम लोग नाम देते हैं सीवेज फार्म, सॉरी एफ्लुएंट इरिगेशन, राइट। अब इसमें एक छोटी सी टर्म और है, उस छोटी सी टर्म को हम लोग नाम क्या देते हैं, उस छोटी सी टर्म को हम लोग नाम देते हैं सीवेज सिकनेस। सीवेज सिकनेस। अब सीवेज सिकनेस क्या बोलता है, सीवेज सिकनेस बोलता है जनरली, देखो एक गिवन लैंड पे जब आप वेस्ट वाटर अप्लाई करते रहोगे, डिस्पोजल इन लैंड में जब आप एक गिवन लैंड पे वेस्ट वाटर अप्लाई करते रहोगे तो जो सॉइल है वो धीरे धीरे से क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल होती जाएगी, राइट। और जिसकी वजह से अब सॉइल के अंदर से वेस्ट वाटर का डिस्पोजल जो है वो खत्म हो गया, तो उस प्रोसेस को नाम क्या देंगे हम लोग, सीवेज
सिकनेस, राइट। तो सीवेज सिकनेस का मतलब मेनली क्या है? कॉन्टिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ वाटर, continuous application of sewage effluent reduces continuous application of sewage effluents reduces the fertility of land, fertility of land, which is known as sewage sickness, राइट। तो ये टर्म बनेगी अपने पास में सीवेज सिकनेस। तो देखो यहाँ पे हमने आज की क्लास तक जो कंप्लीट किया है, हमने ऑलमोस्ट देखो जो हमारा मेन था ऑब्जेक्टिव में आने लायक पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं एनवायरमेंट से, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो सब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब रह गया ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो ट्रीटमेंट के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मेंस लेवल के क्वेश्चंस ज्यादा बनने के चांसेस हैं वहां पे। तो आज की क्लास में हम इतना ही बात करेंगे, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, क्योंकि जैसे ही नया अपडेट आएगा, जो भी नई वीडियो, जो भी नया लेक्चर्स हम लोग लेके आएंगे, उसका पता लगेगा आपको चैनल के थ्रू, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।